अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के साइंस हिस्सा अव्वल का सबक नंबर 4 बरक़ी रॉ के असरात, इसका मुताला कर रहे हैं। आज हम चैप्टर की लास्ट वीडियो देखेंगे, लास्ट थेरी वीडियो देखेंगे, जिसमें हम बरक़ी रॉ के ज़रिए बरक़ी जनरेटर किस तरह से काम करता है, उसका प्रिंसिपल, उसूल और कारकर्दगी वगैरह देखेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने बरक़ी मोटर तक का पार्ट कवर किया था, जो कि सफ़ा नंबर 56 पर है। सफ़ा नंबर 56 पर यहाँ तक हमने कवर किया था लास्ट वीडियो में। आज हम उसके आगे बरक़ी मक़नातीसी इमाला यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बरक़ी मक़नातीसी इमाला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये जो प्रिंसिपल होता है, ये जो कंसेप्ट होता है, ये जनरेटर का कंसेप्ट होता है। मतलब इसी जनरेटर पर, इसी कंसेप्ट पर जनरेटर काम करता है और किसी भी किस्म की तवानाई से, जैसे कि हरारती तवानाई या मैकेनिकी तवानाई से बरक़ी तवानाई पैदा की जाती है, इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट किया जाता है। अब तक आपने देखा कि किसी बरक़ी मौसिल को मक़नातीसी मैदान में इस तरह से रखें कि इसमें से गुजरने वाली बरक़ी रॉ की सिमत मक़नातीसी मैदान की सिमत पर उमूद हो, तब इस मौसिल पर क़ुव्वत असर करती है। इसलिए मौसिल तार में हरकत होती है। ये जो था, ये बरक़ी मोटर का प्रिंसिपल था, बरक़ी मोटर का उसूल था, ये हमने समझा है। अगर ऐसा हो कि कोई बरक़ी मौसिल मक़नातीसी मैदान में हरकत कर रहा हो या मुस्तकिल तौर पर मौसिल तार के अतराफ मक़नातीसी मैदान बदल रहा है, तब क्या होगा? अब इसके एग्जैक्ट अपोजिट सिचुएशन ली जा रही है। बरक़ी मौसिल मक़नातीसी मैदान में हरकत कर रहा है या फिर उसके अतराफ जो मक़नातीसी मैदान है वो बदल रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? जहन में रखिए, करंट के बारे में कोई मालूमात नहीं दी गई है इस जुमले में। हमें ये मानना है कि मौसिल तार रखा हुआ है मक़नातीसी मैदान के बीच में और वो मोशन कर रहा है, हरकत कर रहा है, या फिर उसके अतराफ जो मक़नातीसी मैदान है वो कम ज़्यादा हो रहा है। इस सवाल का जवाब एक बहुत ही नामवर साइंसदान माइकल फैराडे ने अपनी तहक़ीक़ के बाद हासिल किया। सन 1831 में माइकल फैराडे ने बताया कि हिलते हुए मक़नातीस की मदद से भी बरक़ी मौसिल में बरक़ी रॉ पैदा की जा सकती है। तो यहाँ पर ये बात सामने आ रही है कि अगर एक वायर ऐसा है जो मूव हो रहा है, हरकत कर रहा है और वो मैग्नेट के बीच में रखा हुआ है, तार की हरकत और मैग्नेट के असर से उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पैदा होगा। ये बिल्कुल अपोजिट बात है बरक़ी मोटर के। बरक़ी मोटर में क्या हो रहा था? तार को मक़नातीस के बीच में रखा गया था और उसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा था, करंट फ्लो किया जा रहा था, जिसकी वजह से तार हरकत कर रहा था। अब यहाँ पर क्या है? तार हरकत कर रहा है और मक़नातीसी मैदान में रखा हुआ है वो, तो तार की हरकत की वजह से उसके अंदर करंट प्रोड्यूस होगा। तार की हरकत को अचीव किया जा सकता है, हासिल किया जा सकता है उसके अतराफ जो मक़नातीसी मैदान है उसे कम ज़्यादा करके। मक़नातीसी मैदान को कम ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा? उसकी हरकत में, मतलब जो वायर है वो हरकत करने लगेगा और इसी तरह उसके अंदर करंट प्रोड्यूस होगा। ये जो रिसर्च किया था, ये जो तहक़ीक़ की थी, ये माइकल फैराडे ने की थी सन 1831 में। सफ़ा नंबर 56 के बाद में सफ़ा नंबर 57 पर बढ़ते हैं हम। यहाँ पर हमें रिडक्शन पार्ट को देखना होगा। ये जो वीडियो है हम रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से कवर कर रहे हैं। तो सफ़ा नंबर 56 के बाद में सफ़ा नंबर 57, 52 से 56 तक कोई ओमिशन नहीं है। पिछली वीडियो में हमने देखा है। सफ़ा नंबर 57 पर क्या ओमिशन है वो देख लेते हैं। सफ़ा नंबर 57, वरुण पहली ओर गैल्वेनोमीटर विचलित हो तो। ये जो पैराग्राफ दिया है गैल्वेनोमीटर के बारे में, ये सेल्फ स्टडी कीजिए ऐसा बोला गया है और साथ ही बोला गया है कि ये चैप्टर
ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। मूल्य मापनातून वगळले। ये पहला वाला पैराग्राफ। सफ़ा नंबर 57 का पहला पैराग्राफ जो कि गैल्वेनोमीटर के बारे में दिया गया है, ये ओमिट है। इसके बाद में डायरेक्ट 58 पर ओमिशन है। इसके बाद वाला जो अमल कीजिए वाला पार्ट है वो स्टार्ट करेंगे हम। अब अमल कीजिए वाले पार्ट में गैल्वेनोमीटर के बारे में थोड़ा सा कहा गया है। तो गैल्वेनोमीटर एक आला होता है जिसमें करंट का डायरेक्शन और करंट की क्वांटिटी कितनी होती है ये चेक किया जाता है। मेजरमेंट करंट का करने के लिए गैल्वेनोमीटर को यूज़ किया जाता है। इससे करंट की सिमत, बरक़ी रॉ की सिमत और बरक़ी रॉ की मिक़दार कितनी है इस बात का पता लगाया जाता है। अमल कीजिए। शक्ल 4.15 के मुताबिक अज्जा तरतीब दीजिए। गैल्वेनोमीटर जोड़कर दौर मुकम्मिल कीजिए। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, बीच में एक मैग्नेट रखा जा रहा है और 2 पोल्स है, इन्हें करंट से ज्वाइन किया जा रहा है। तांबे के तार के करीब नीचे मकनातीसी सलाख का शुमाली या जुनूबी कुतुब होगा। ये दोनों सिरों से जो वायर ज्वाइन है ये तांबे का तार है और इसी के नीचे एक बार मैग्नेट मकनातीसी सलाख रखी हुई है। अगर तार ए से बी इस सिमत में हिलता हुआ नजर आएगा तो गैल्वेनोमीटर का इशारिया हरकत करता दिखाई देता है। यही फैराडे का बरक़ी मकनातीसी इमाला है। जब इसमें मकनातीसी मैदान जो क्रिएट होगा यहाँ पर, इसका असर इस वायर पर होगा और जैसे ही ये हरकत करेगा, हरकत करने की वजह से इसके अंदर करंट पैदा होगा और वही करंट गैल्वेनोमीटर में दिखाई देगा। ये गैल्वेनोमीटर की सुई यानी कि उसका इशारिया ये क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा, हरकत करेगा। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, इस बात का पता लगाया जाएगा। अब तार को मुस्तकिल रखकर मकनातीस को हिलाकर देखिए। गैल्वेनोमीटर का इशारिया अब भी हरकत करता है। अगर मकनातीस को हिलाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, मकनातीसी मैदान कम ज़्यादा होगा, मकनातीस की कुव्वत कम ज़्यादा होगी। मकनातीस की कुव्वत कम ज़्यादा होने की वजह से भी वहाँ पर डिफ्लेक्शन होगा। तो दोनों केसेस में, मतलब जब तांबे का तार हिलेगा तो भी करंट प्रोड्यूस होगा और जब मकनातीसी मैदान की शिद्दत कम या ज़्यादा होगी यानी कि बदलेगी, उस वक्त भी तांबे के तार में से बरक़ी रॉ बहेगी। अगला पार्ट भी अमल कीजिए की एक्टिविटी है। शक्ल 4.6 अलीफ में दिखाए हुए तरीके से बरक़ी दौर मुकम्मिल कीजिए। 4.6 के हिसाब से बरक़ी दौर मुकम्मिल करना है। एक साइड में तार का हल्का है जो कि गैल्वेनोमीटर से जोड़ा गया है और दूसरे साइड में तार का सोलेनॉइड है, पेचवान है, जो कि बरक़ी खाने इलेक्ट्रिकल सेल से जोड़ा गया है। इसके लिए दरकार अज्जा बाहमी मशवरे से तय करके लीजिए। इस तजुर्बे में हम अगर सोलेनॉइड में बरक़ी रॉ की कुंजी खोलकर सिफर करें तो इसी लम्हे हल्के के दौर का गैल्वेनोमीटर का इशारिया एक जानिब हरकत करके फौरी तौर पर सिफर हो जाता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सेल लगा हुआ है, बरक़ी खाना लगा हुआ है। अगर कुंजी को खोल दें हम, यानी कि बटन को बंद कर दे, तो बटन को बंद करने पर क्या होगा, यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर है इसके अंदर सुई हरकत करेगी और वो सिफर पर चले जाएगी, यानी कि करंट फ्लो नहीं हो रहा है ऐसा दिखेगा। इसी लम्हे हल्के के दौर का गैल्वेनोमीटर का इशारिया एक जानिब हरकत करके फौरी सिफर पर आ जाता है। सोलेनॉइड में बरक़ी रॉ दोबारा जारी करने पर गैल्वेनोमीटर का इशारा दूसरी जानिब जाकर फौरन वापस सिफर पर आता है। अगर सोलेनॉइड में बरक़ी रॉ दोबारा जारी करें तो जो गैल्वेनोमीटर का इशारिया है, जो गैल्वेनोमीटर की सुई है, वो क्या होगी, दूसरी जानिब जाएगी और फिर वापस से सिफर पर आ जाएगी। अगर अब बरक़ी रॉ ले जाने वाले हल्के को सोलेनॉइड के सामने शक्ल 4.16 बे, ये वाली शक्ल, नीचे वाली शक्ल, इसी तरह महवर पर हल्के से दूर या करीब किया जाए तब भी गैल्वेनोमीटर का इशारा हरकत करता है, यानी हल्के में बरक़ी रॉ पैदा होती है। यहाँ पर जो बटन है वो ऑफ है, कुंजी जो है वो खुली है।
अब कुंजी खुली रखकर बटन ऑफ रखकर गैल्वेनोमीटर को अगर कभी हिलाया जाए, मतलब ये वाले सेटअप को हिलाया जाए, तार के हल्के वाले सेटअप को, तो गैल्वेनोमीटर के अंदर जो है वो मूवमेंट दिखेगी, हरकत दिखेगी, मतलब तार के हल्के में से करंट बह रहा है। इस तरह से नतीजा हम निकालेंगे। हल्के में बरक़ी रौ पैदा होती है। सफ़ा नंबर 57 के बाद में सफ़ा नंबर 58। पिछले तजुर्बे में आपको क्या नज़र आया? इस तरह से सवाल पूछ रहा है ये, तो सवाल का जो पर्टिकुलर जवाब होगा वो कुछ इस तरह से लिखेंगे हम। तार पेचवान में से बरक़ी रौ गुजारने पर तार पेचवान महवर की उफ़क़ी सिमत में हरकत करता है। उफ़क़ी सिमत यानी कि हॉरिजॉन्टल आड़ी हरकत करता है और तार में बरक़ी रौ पैदा होती है। तार पेचवान जितनी तेजी से हरकत करेगा तार में उतनी ही ज़्यादा बरक़ी रौ पैदा होगी। तो वो जो पेचवान है, सोलेनॉइड है, उसको जितनी स्पीड से हम हिलाएंगे उतना ज़्यादा करंट वहाँ पर प्रोड्यूस होगा। फैराडे का बरक़ी अमाला का कानून। सोलेनॉइड में बरक़ी रौ जारी करते या बंद करते ही हल्के में अमाला से बरक़ी रौ पैदा होती है। ये जो करंट प्रोड्यूस होता है इसे अमाला का करंट, अमाला का बरक़ी रौ कहते हैं। इंडक्शन करंट इंग्लिश में बोला जाता है इसको। ये करंट खास तौर का करंट होता है जो मैग्नेटिक इफेक्ट से पैदा किया जाता है। इसे अमाला से पैदाशुदा बरक़ी रौ कहा जाता है। बरक़ी रौ कम ज़्यादा करने से भी ऐसी तब्दीली नज़र आती है। सोलेनॉइड को हल्के के सामने से हटाने से भी हल्के में अमाले से बरक़ी रौ पैदा होती है। मुंदरजा बाले तजुबात से वाज़ेह होता है कि हल्के से जाने वाले मक़नातीसी ख़ुतूत की तादाद तब्दील होने से हल्के में इमाले से बरक़ी रौ पैदा होती है। अब मक़नातीसी ख़ुतूत की तादाद कब तब्दील होगी? जब या तो मैग्नेट को हिलाया जाएगा या वायर को हिलाया जाएगा। तो इन दोनों सिचुएशन में क्या होगा? हल्के के अंदर अमाले से बरक़ी रौ पैदा होगी, इंडक्शन से करंट प्रोड्यूस होगा। इसको फैराडे की तब्दीली का कानून कहते हैं। हल्के में पैदा होने वाले बरक़ी रौ को तब्दील शुदा बरक़ी रौ कहते हैं। ये ख़ास किस्म का करंट होता है, एक ख़ास किस्म की बरक़ी रौ होती है, इसलिए इसे एक ख़ास नाम होता है जो कि तब्दील शुदा बरक़ी रौ, इंड्यूस्ड करंट इसको इंग्लिश में बोलते हैं। नेक्स्ट है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का कानून। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का कानून ये जो है ये एप्लीकेबल होता है फैराडे के बरक़ी एमाला के ऊपर, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर ये लॉ अप्लाई किया जाता है। और जो तीन क्वांटिटी है, एक तो मक़नातीसी मैदान की सिमत, दूसरा मौसिल में पैदा होने वाली बरक़ी रौ की सिमत और बरक़ी रौ की रफ्तार, इन तीनों के बरक़ी मौसिल की हरकत ना कि बरक़ी रौ की रफ्तार इन तीनों का डायरेक्शन दिया जाता है इस कानून से। बरक़ी मौसिल में हल्के में अमाला बरक़ी रौ ज़्यादा से ज़्यादा कब होगी? जब बरक़ी मौसिल की हरकत की सिमत मक़नातीसी मैदान की सिमत के उमूदन होगी। तब्दील शुदा बरक़ी रौ की सिमत बताने के लिए फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का कानून इसका इस्तेमाल होता है। दाएं हाथ का अंगूठा यानी कि सीधे हाथ का अंगूठा, पहली और दरमियानी उंगली, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब इन तीनों में 90 दर्जे का ज़ाविया है। ये तीनों एक दूसरे के उमूद है। इस तरह अगर रखा जाए और अंगूठा, ऐसी हालत में अगर अंगूठा मौसिल के बरक़ी रौ के बहाव की सिमत, पहली उंगली मक़नातीसी मैदान की सिमत जाहिर करे, तब दरमियानी उंगली अमाला बरक़ी रौ की सिमत को जाहिर करता है। इस कानून को फ्लेमिंग के दाएं हाथ का कानून कहते हैं। दाएं हाथ का अंगूठा पहली और दरमियानी उंगलियों को इस तरह फैलाए कि वो एक दूसरे की उमूदी सिमत में हो, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ऐसी हालत में अगर अंगूठा मौसिल के बरक़ी बहाव की सिमत, पहली उंगली मक़नातीसी मैदान की सिमत जाहिर करे, तब दरमियानी उंगली बरक़ी रौ की सिमत, अमाला बरक़ी रौ की सिमत जाहिर करती है, तब्दील शुदा बरक़ी रौ की सिमत जाहिर करती है। सफ़ा नंबर 58 पर साइंसदानों का जो तारुफ है ये ओमिटेड है। पेज 58 पे चौकुट परिचय शास्त्र ज्ञानाचा माइकल फैराडे के बारे में अवान्तर वाचन मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज की वजह से इसे सिलेबस में से ओमिट किया गया है। सफ़ा नंबर 58।
अब पढ़ते हैं हम सफ़ा नंबर 59 की जानिब। सफ़ा नंबर 59 पर भी ओमिशन है। कहाँ से कहाँ तक ओमिशन है देख लेते हैं हम। सॉरी, ओमिशन नहीं है, सेल्फ स्टडी के लिए बोला गया है। सो यहाँ पर क्लियर कट नहीं बोला गया है कि ये एग्जाम में से ओमिट किया गया है। तो ये स्वयं अध्ययन यानी कि सेल्फ स्टडी का पार्ट है। हो सकता है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले। पाठ है ये, वरुण पहली ओर प्रत्यावर्ती दिष्ट धारा शिकलो आहोत। यहाँ तक मतलब कि यहाँ तक अभी तक से लेकर गुज़िश्ता जमात में पढ़ा है, यहाँ तक का पार्ट। अब ये जो पार्ट है ये एक्चुअली एसी करंट और डीसी करंट का पार्ट है। एसी करंट यानी अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी करंट यानी कि डायरेक्ट करंट। उर्दू में एसी करंट को मुतबादिल बरक़ी रौ कहा जाता है और डीसी करंट को रास्त बरक़ी रौ कहा जाता है। आइए देखते हैं इसके बारे में। हम सेल्फ स्टडी के लिए बोला गया है तो हम देख लेंगे ये क्या चीज़ है। अभी तक हम बरक़ी दौर में बरक़ी खाने से आकर वापस बरक़ी खाने की जानिब एक ही सिमत में बहने वाली गैर एहतराज़ी बरक़ी रौ से वाकिफ़ है। अब तक जो हम करंट देख रहे हैं वो कैसा करंट देख रहे हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आएगा, यानी कि एक कंप्लीट दौर वो करेगा, एक ही सिमत में बहेगा और इसके अंदर एहतराजी बरक़ी रौ नहीं होगी, यानी कि वाइब्रेशनल पैटर्न नहीं होगा, वाइब्रेट करने वाला पैटर्न नहीं होगा। कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा या फिर सिफर ज़्यादा सिफर ज़्यादा सिफर ज़्यादा इस तरह का पैटर्न नहीं होगा। तो ऐसा जो करंट होता है इसे रास्त बरक़ी रौ कहते हैं और इंग्लिश में इसे डायरेक्ट करंट डीसी करंट कहा जाता है। यहाँ पर ये जो ब्लू कलर की लाइन दी गई है ये डायरेक्ट करंट की है। यहाँ पर पूरी सेम वैल्यू के साथ में करंट एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। इसके बरक्स जिस बरक़ी रौ की कदर और सिमत मुकर्ररा यकसा वक्फे के बाद बदलती हो इसको मुतबादिल बरक़ी रौ कहते हैं। ये जो करंट है ये अल्टरनेट करंट है। ऑरेंज वाली जो लाइन बताई गई है यहाँ पर ज़ीरो है, फिर यहाँ पर मैक्सिमम, फिर यहाँ पर ज़ीरो हो गया, फिर उसकी वैल्यू नेगेटिव हो गई, फिर ज़ीरो हुई, फिर +1 हुई, फिर ज़ीरो हुई, फिर -1 हुई, फिर ज़ीरो हुई। तो इस तरह से क्या हो रहा है वहाँ पर वाइब्रेशनल पैटर्न दिखाई दे रहा है और करंट जो है वो पहले मुस्बत की सिमत में बढ़ रहा था, फिर मनफी की सिमत में बढ़ रहा है, फिर मुस्बत की सिमत में बढ़ रहा था, फिर मनफी की सिमत में बढ़ रहा है। तो कंटिन्यूसली हाफ साइकिल के बाद में ये जो होता है इसे हाफ साइकिल या निस्फ दौर कहते हैं। तो इस हर निस्फ दौर के बाद में करंट का डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होता है, करंट की सिमत चेंज होती है, इसीलिए इसे अल्टरनेटिव करंट मुतबादिल बरक़ी रौ कहा जाता है। रास्त बरक़ी रौ बढ़ सकती या मुस्तकिल रह सकती है या कम भी हो सकती है, लेकिन वो एहतराजी नहीं हो सकती। रास्त बरक़ी रौ डायरेक्ट करंट ऑसिलेटरी करंट नहीं हो सकता है, वो कम हो सकता है या बढ़ सकता है लेकिन ऑसिलेटरी नहीं हो सकता। ये तरसीमी सूरत में दिखाया गया है। मुतबादिल बरक़ी रौ एहतराजी बरक़ी रौ होती है। ये जो है एहतराजी हरकत की अलामत है, ये जो है एहतराजी हरकत की अलामत है। तो मुतबादिल बरक़ी रौ जो होती है वो एहतराजी नेचर का होता है, ऑसिलेटरी होता है। वो एक सिमत में आखिरी हद तक बढ़ती है, बाद में कम होकर सिफर होती है, फिर मुखालिफ सिमत में आखिरी हद तक बढ़कर फिर सिफर हो जाती है। शक्ल में मुखालिफ सिमत दिखाने के लिए बरक़ी रौ को -1 -2 की कदर से जाहिर किया गया है। सो मुतबादिल बरक़ी रौ के एहतराज वक्त के साथ अर्जी लहरों साइनोसोडल की तरह वक़ू पज़ीर होते हैं, इसलिए इनको इस अलामत से जाहिर किया जाता है। ये जो वेव है ये साइनोसोडल वेव है, साइनोसोडल लहर है जिसे उर्दू में अर्जी लहर कहा जाता है। तो जो मुतबादिल करंट होता है वो इस पैटर्न में बहता है। रास्त बरक़ी रौ एक ही सिमत में बहती है, लेकिन मुतबादिल बरक़ी रौ दौरी तरीके से एक चक्कर में आगे और फिर मुखालिफ सिमत में बहती है। भारत में बिजली पैदा करने वाले मराकज़ में एक चक्कर 1/5 सेकंड यानी 0.02 सेकंड में मुकम्मिल होता है। मुतबादिल बरक़ी रौ का ताद्दुद 50 हर्ट्ज़ 1 सेकंड में 50 दौर साइकिल होता है। बरक़ी ताकत को दूर ले जाते वक्त मुतबादिल बरक़ी रौ की शक्ल में बहाकर लेकर जाना फ़ायदेमंद होता है।
इसकी वजह यह है कि रास बरक़ी रॉ के मुकाबले मुतबादिल बरक़ी रॉ की वजह से ताकत को कम से कम नुकसान के साथ मुंतकिल किया जा सकता है। मतलब जो बरक़ी ताकत पैदा की जाती है वो कम से कम नुकसान के साथ में पैदा की जा सकती है। घरों में जो बिजली होती है, घरों में मुहैया होने वाली बिजली मुतबादिल बरक़ी रॉ होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, डायरेक्ट करंट की बनिस्बत अल्टरनेट करंट जो होता है उसको प्रोड्यूस करने में कम से कम नुकसान होता है। तो इसलिए अल्टरनेट करंट ही यूज़ होता है हमारे घरों में। इस बिजली के इस्तेमाल में बरती जाने वाली एहतियात के मुतालिक आपने गुज़िश्ता जमात में पढ़ा है। अल्टरनेटिंग करंट का झटका जो होता है वो बहुत ज़्यादा झटका होता है और जानलेवा होता है, तो इसके बारे में हमने पिछली जमातों में पढ़ा है। नेक्स्ट है अब बरक़ी जनरेटर। बरक़ी जनरेटर दो तरह के होते हैं। एक जो होता है जो मुतबादिल बरक़ी रॉ पैदा करता है यानी कि अल्टरनेटिंग करंट पैदा करता है, और दूसरा जो होता है वो डायरेक्ट करंट यानी कि रास्त करंट पैदा करता है। टेक्स्ट बुक में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है मुतबादिल जनरेटर का, मतलब ऐसा जनरेटर जो AC करंट प्रोड्यूस करता है। आइए देखते हैं इसके बारे में। हम बरक़ी मकनातीसी हमाले पर मुनस्सर तजुर्बात हम देख चुके हैं। इसमें पैदा होने वाली बरक़ी रॉ की मिक़दार कम थी, लेकिन यही उसूल इंसानों के इस्तेमाल के लिए बहुत ज़्यादा बिजली पैदा करने के लिए कर सकते हैं। यहाँ मैकेनिकी तवानाई का इस्तेमाल मौसिल हल्के को इसके महवर के अतराफ मकनातीसी मैदान में घुमाने के लिए और इसके ज़रिए बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहली बात बरक़ी जनरेटर के बारे में, जब भी हम बरक़ी मोटर और बरक़ी जनरेटर का मुताल्ला कर रहे हैं तो सबसे पहले कि वो क्या काम करता है। बरक़ी मोटर में हमने देखा था कि वो बरक़ी तवानाई को मैकेनिकी तवानाई में तब्दील करता है। इसके एग्जैक्ट अपोजिट में बरक़ी जनरेटर जो होता है वो मैकेनिकी तवानाई से बरक़ी तवानाई पैदा करता है। मतलब जो तार होता है, हल्का होता है, वो क्या करता है, मुसलसिल हरकत करता है, जिसकी वजह से बरक़ी अमाला के असर से वहाँ पर बरक़ी रॉ पैदा होती है। बरक़ी जनरेटर का जो इस्तेमाल है वो है मैकेनिकी तवानाई को बरक़ी तवानाई में तब्दील करना। शक्ल 4.2 सिफर में महवर के अतराफ तांबे के तार का हल्का ABCD से जाहिर किया गया है, जो मकनातीस के दो कुतबैन के दरमियान रखा हुआ है। अब यहाँ पर इसकी साख्त देख रहे हैं हम। एक हल्का है जो मकनातीसी कुतबैन के दरमियान में रखा हुआ है। हल्के के दो सिरे R1 और R2 को दो मौसिल कड़ियों से कार्बन ब्रश के जरिए जोड़ते हैं। ये जो हल्का है इसका A वाला पार्ट R2 से और D वाला पार्ट R2 से और A वाला पार्ट R1 से ज्वाइन है। ये जो है R1 और R2 ये मौसिल कड़ियां हैं। इनके ऊपर कार्बन ब्रशेस लगे हुए हैं B1 और B2। बरक़ी मोटर में भी हमने देखा था कि कार्बन ब्रशेस होते हैं वहाँ पर। ये दोनों कड़ियाँ महवर पर मजबूती से लगी होती है, लेकिन कड़ी और महवर के दरमियान महजूज गिलाफ होता है। कड़ी जो होती है और महवर जो होते हैं, करंट कड़ी से महवर में पास ना हो इसलिए महजूज गिलाफ लगाया जाता है और उसके ऊपर कड़ी रखी जाती है। महवर को बैरूनी आले की मदद से घुमाया जाता है, जिसकी वजह से हल्का ABCD भी घूमने लगता है। अब क्या किया जाता है, यहाँ पर मकनातीसी मैदान को कम ज़्यादा करके इस तार को घुमाया जाएगा। तो ये जो हल्का है ये क्या होता है, घूमने लगता है। B1 और B2 साकिन कार्बन ब्रश के सिरे गैल्वेनोमीटर से जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से बरक़ी दौर में बरक़ी रॉ की बहाव की सिमत वाज़ेह होती है। याद रखिए, बरक़ी जनरेटर की जो निशानी है वो एक एक्सटर्नल सर्किट है और साथ में वहाँ पर गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है। ये बरक़ी जनरेटर की निशानी है। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर क्यों जुड़ा होता है, ताकि हम देख सके कि करंट प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा है अगर तो किस डायरेक्शन का हो रहा है और कितनी मिकदार का हो रहा है। B1 और B2 साकिन कार्बन ब्रश के सिरे गैल्वेनोमीटर से जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से बरक़ी दौर में बरक़ी रॉ के बहाव की सिमत वाज़ेह होती है। महवर घुमाने पर साख
ए बी ऊपर जाता है और सी डी नीचे आता है। पहले के केस में क्या हो रहा है, ए बी जो है वो इस तरह से ऊपर जाएगा और सी डी यहां से ऐसे नीचे आएगा। यानी हल्का ए बी सी डी की हरकत घड़ी की तरह सातदार सिमत में होती है। यानी जो हल्का है वो इस तरह से हरकत करेगा। अगर पेन ये है तो इस तरह से हरकत करेगा हल्का, इसे घड़ी की सातदार सिमत कहते हैं, इस तरह की हरकत। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के कानून के मुताबिक ए बी और सी डी इन साकों में बरक़ी अमाला पैदा होता है। अब हरकत करने की वजह से क्या होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा हुआ है, मकनातीसी मैदान के बीच में रखा हुआ है, तो वहां पर बरक़ी अमाला पैदा होगा। ये जो बरक़ी अमाला होगा इसका डायरेक्शन ए से बी और सी से डी इस सिमत में होगा। इसी तरीके से ए से बी से सी और सी से डी इस तरह से बरक़ी अमाले की वजह से उसके अंदर बरक़ी रौ बहने लगेगी। जब हल्का सातदार सिमत में घूमता है, यानी ए बी ऊपर जाता है और सी डी नीचे आता है, तो उसमें करंट प्रोड्यूस होता है और करंट का जो डायरेक्शन होता है वो ए से बी से सी और सी से डी इस सिमत में होता है। इसके आगे बरक़ी दौर में बरक़ी रौ B2 से गैल्वेनोमीटर में और वहां से B1 की जानिब बहती है। करंट का डायरेक्शन, यहाँ पर करंट प्रोड्यूस होगा ए से बी से सी से डी, और करंट जो होगा वो B2 ब्रश पर आएगा, B2 ब्रश से फिर इधर आएगा और इधर से गैल्वेनोमीटर से पास होकर B1 की तरफ जाएगा और इस तरह से इसका दौर मुकम्मिल होगा। जब करंट यहाँ से बहेगा तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन दिखाई देगा, हमें गैल्वेनोमीटर की सुई में हरकत दिखाई देगी। अगर एक फेरे वाला हल्का ABCD के बजाय बहुत ज़्यादा फेरों वाले हल्का इस्तेमाल करें तो कई गुना बरक़ी रौ बहने लगती है। ये जो हल्का है ये सादा हल्का है, एक ही फेरे वाला हल्का है। अगर एक फेरे की बजाय ज़्यादा फेरे वाला हल्का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा मिकदार की बरक़ी रौ पैदा होगी। अब ये देखा हमने, ए बी ऊपर चला गया, सी डी नीचे आ गया, ये हो गया आधा चक्कर। अब आधे चक्कर के बाद में क्या होता है, यहाँ पर आधे चक्कर के बाद ए बी साख ये सी डी की जगह और सी डी साख ये ए बी की जगह ले लेती है। जब हाफ रोटेशन होगा तो ए बी यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी ये जो ए बी है यहाँ पर आ जाएगा और सी डी नीचे से जाते हुए ए बी की जगह पर आएगा, तो दोनों एक दूसरे की जगह ले लेंगे। आधे चक्कर के बाद ए बी साख ये सी डी की जगह पर और सी डी साख ए बी की जगह पर आ जाती है, जिसकी वजह से अमाला बरक़ी रौ डी से सी से बी और बी से ए की जानिब गुजरता है। अब क्या होगा, दोनों की पोजीशन चेंज हो गई। पहले ए बी लेफ्ट में था, सी डी राइट में था, तो करंट ए से बी से सी से डी की तरफ बह रहा था। अब क्या हो रहा है, आधे चक्कर के बाद सी डी आ रहा है लेफ्ट में और ए बी जा रहा है राइट में, तो जो करंट बहेगा वो डी से सी से बी और बी से ए इस डायरेक्शन में बहेगा। साख बी ए रिंग या हल्के के जरिए B1 ब्रश से मुंसलिक होती है। साख जो B1 से ज्वाइन रहेगी, तो B से A, जब B यहाँ पर है इधर साइड में है, तो B से A की तरफ करंट आएगा और B1 में जाएगा। B1 में जाने के बाद में B2 की जानिब जाएगा गैल्वेनोमीटर को पास करके। हर आधे चक्कर के बाद ऐसा होता है और मुतबादिल बरक़ी रौ पैदा होती है। यही मुतबादिल बरक़ी रौ का जनरेटर है। हर आधे चक्कर के बाद क्या होता है, करंट का डायरेक्शन चेंज होता है। पहले ए से बी से सी से डी था, फिर सेकेंड हाफ में डी से सी से बी से ई हो गया है। तो इस तरह से हर आधे चक्कर के बाद करंट का डायरेक्शन चेंज होता है और इसीलिए इसे जो इस करंट को मुतबादिल करंट कहा जाता है, अल्टरनेट करंट कहा जाता है, और ये जनरेटर AC जनरेटर कहलाता है। नेक्स्ट है रास्त बरक़ी रौ का जनरेटर। रास्त बरक़ी रौ जनरेटर तैयार करने के लिए क्या करना होगा। रास्त बरक़ी रौ बैरूनी दौर में सिमत नहीं बदलती, जैसा बरक़ी मोटर के महवर पर खुला हल्का इस्तेमाल होता है। इसी तरह खुला हल्का महवर पर अच्छी तरह लगाया जाता है। ऐसी सूरत में हल्के के ऊपर जाने वाली साख हमेशा एक ब्रश से मुंसलिक होगी, जबकि नीचे दूसरी साख दूसरे ब्रश से मुंसलिक होगी। इसीलिए बैरूनी दौर में एक ही सिमत में रौ बहती है, इसीलिए जनरेटर को रास्त बरक़ी जनरेटर DC जनरेटर कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो रिंग्स होते हैं R1 R2 और B1 B2, उनमें ऐसा अरेंजमेंट किया जाता है कि जो हल्का है वो कंटिन्यूसली घूमता रहे, मतलब उसमें
एक ही सिमत में घूमता रहे। तो वो एक ही सिमत में घूमने का अरेंजमेंट R1 R2 और B1 B2 से किया जाता है और जनरेटर जो होता है वो डीसी जनरेटर होता है। ऊपर बयान किए गए रास्त बरखीरौ का जनरेटर का खाका खींचिए। इसके बाद महवर एक्सेल को घुमाने से रास्त बरखीरौ किस तरह हासिल होती है वाज़ेह कीजिए। जरा याद कीजिए के लिए क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर। ऊपर की शक्ल को ही हमें क्या करना है, डीसी के अरेंजमेंट में कन्वर्ट करना है। डीसी के अरेंजमेंट में क्या हो जाएगा, ये जो जैसे हमने बरखी मोटर में देखा था तो उस तरह से स्प्लिट रिंग्स का यूज होगा यहाँ पर और एक ही सेटअप होगा यहाँ पर। जैसे यहाँ पर दो सेटअप दिखाई दे रहे हैं, B1 R1 अलग है, B2 R2 अलग है, तो इस तरह से नहीं होगा बल्कि ये ज्वाइन हो गए। यहाँ पर कंटिन्यूस वो ली जा रही थी, मौसिल कड़ियां ली जा रही थी डीसी करंट हासिल करने के लिए। वहां पर निस्फ कड़ियां ली जाएगी, जो स्प्लिट रिंग्स हमने यहां पर पढ़ा था। तो इस तरह से बिल्कुल सेम इसी तरह से होगा, सिर्फ यहां पर क्या होगा, वो आ जाएगा गैल्वेनोमीटर। साफ देख लेंगे हम। रास्त बरखीरौ जनरेटर के अहम हिस्से झैल के मुताबिक होंगे। तार का हल्का होगा, महवर के अतराफ तांबे के तार का हल्का होता है, यह हल्का मुस्ततिल नुमा होता है। मकनातीस होता है, ABCD को मजबूत मकनातीस के दो खुतबैन के दरमियान रखा जाएगा। हल्के के दोनों सिरे दो निस्फ हल्कों से जुड़े होंगे। यहाँ पर चेंजेस है देखिए, AC जनरेटर और DC जनरेटर में हल्के के दोनों सिरे दो निस्फ हल्कों से जुड़े होते हैं। हल्के के दोनों अंदरूनी सतहों पर महजूज गिलाफ चढ़ाया जाता है। कार्बन ब्रश B1 और B2 निस्फ हल्कों से पर लगे होते हैं। ये कार्बन ब्रश का जो काम होता है वो प्रेस करना होता है रिंग्स को। कारकर्दगी इसकी किस तरह होंगी वो देख लेंगे हम। महवर को बैरूनी मोटर के जरिए घुमाकर हल्का ABCD को घुमाया जाएगा। महवर के घूमने पर AB शाख ऊपर की जानिब और CD शाख नीचे की जानिब घूमेगी, यानी हल्का सातदार सिमत में हरकत करेगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के कानून के मुताबिक AB और CD इन शाखों में बरखी अमाला पैदा होगा, जो A से B और C से D इस सिमत में होगा। इसीलिए A से B, B से C, C से D इस सिमत में बरखी रौ बहने लगेगी। आधे चक्कर के बाद AB शाख और CD शाख एक दूसरे की जगह ले लेंगे और जो डायरेक्शन होगा करंट का वो D से C, C से B और B से C इस तरह बरखी रौ बहने लगेगी। चूंकि शाख AB हमेशा B1 ब्रश के ताल्लुक और शाख CD हमेशा B2 ब्रश के ताल्लुक में रहती है, इसलिए बाहर के दौर में बरखी रौ इसी सिमत में बहेगी। यहाँ पर जो है अलग सेटअप ना होने की वजह से इधर जो है वो करंट का डायरेक्शन एक ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ये था हमारा चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट पूरा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे, जो कि सफ़ा नंबर 60 से स्टार्ट हो रही है।